विषय और इसके जो क्रियात्मक अनुसंधान के पद हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसकी समस्याओं की पहचान और उसके कथन को हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण पर भी हमने चर्चा की है। उसके बाद है अब क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अनुसंधानकर्ता ने यह सोचना होता है कि यथा कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सके और यथा समस्या का समाधान किन क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण कहते हैं। ठीक है। क्रियात्मक उपकल्पनाएं समस्या की संभावित समाधान ही होती हैं। अनुसंधानकर्ताओं को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वह जो भी क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाए उनका समस्या से तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए। वे पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। वे एकार्थी एवं उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक और परीक्षणीय होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि प्रयोगों द्वारा उनका सत्यापन किया जा सके। वे अनुसंधानकर्ता की अक्षमताओं के अनुकूल हों और उनके परीक्षण में अधिक समय, अधिक शक्ति और अधिक धन की आवश्यकता न हो। ठीक है। फिर उसके बाद है क्रियात्मक कल्पनाओं क्रियात्मक उपकल्पनाओं की परीक्षा हेतु उपयुक्त रूपरेखा बनाना। ठीक है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद उनकी सत्यता की परीक्षा की जाती है। इस पद पर अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक उपकल्पनाओं की सत्यता की परख करने के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करता है। वह इस बात पर विचार करता है कि यथा क्रिया को किस प्रकार संपादित करेगा। वह यह भी निश्चित करता है कि किस समस्या का संपादन किन परिस्थितियों में किया जाएगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, किन किन उपकरणों का प्रयोग होगा और उनमें कितना समय लगेगा। यह सब निश्चित करता है और उसके परिणामों का निरीक्षण कैसे किया जाएगा, उसका भी लेख कैसा रखा जाएगा, यह सब वह अपने अनुसार तय करता है। फिर इस रूपरेखा को तैयार करते समय अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध साधनों एवं समय को ध्यान में रखना चाहिए और उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि किसी भी क्रियात्मक उपकल्पना की परीक्षा करते समय विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह उत्तरदायित्व भी क्रियात्मक अनुसंधान करता का ही होता है। फिर नंबर 6 क्रियात्मक उपकल्पनाओं का परीक्षण। क्रियात्मक उपकल्पनाओं की परीक्षण हेतु निश्चित रूपरेखा के अनुसार क्रियाओं का संपादन करता है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर निश्चित
में थोड़ा हेरफेर किया जा सकता है। किसी समस्या के समाधान हेतु अनेक क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परीक्षण के बाद उन्हें उपयोगिता के क्रम में लगा लेना चाहिए और जो अधिक उपयोगी हो उनका प्रयोग किया जाए और जो उपयोगी न हो उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर है कोई क्रियात्मक उपकल्पना लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सहायक हो रही है और यह जानने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे निरीक्षण करना है, सम्मति प्राप्त करना है, प्रश्नावलियों का प्रयोग करना है, फिर साक्षात्कार भी है, कुछ परीक्षाएं हैं, उनकी चेक लिस्ट बनानी है, फिर रेटिंग स्केल देखना है, फिर सांख्यिकी है और अनुसंधानकर्ता के जो भी परिस्थिति है उनके अनुकूल कुछ उपयुक्तम विधि अथवा उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर है निष्कर्ष प्रतिपाद। उपकल्पनाओं के परीक्षण द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी क्रियात्मक उपकल्पना समस्या में कितनी सहायक हुई है और इस पद पर वह उन्हें उपयोगिता के क्रम में लगता है और जो समस्या के समाधान में अधिक महत्व होती है उनका प्रयोग करने का निर्णय लेता है और जो कम उपयोगी होती है अथवा अनुपयोगी सिद्ध होती हैं उनको छोड़ देता है। क्रियात्मक अनुसंधान की सफलता क्रियात्मक उपकल्पनाओं के निर्माण, परीक्षण और निष्कर्ष पर प्रतिपादन भी निर्भर करती है और इसके लिए अनुसंधानकर्ता को ये सब कार्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए और वस्तुनिष्ठ ढंग से ही करना चाहिए। मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों की कार्य प्रणाली पर तो एक ही होते हैं, परंतु उनके संपादन में थोड़ा बहुत अंतर होता है और वह अंतर ही एक दूसरे से अलग करता है। इन दोनों के उद्देश्य और क्षेत्र बहुत अंतर के होते हैं। परिणाम की दृष्टि से भी दोनों एक दूसरे से भिन्न ही होते हैं। अगर तालिका में इनके अंतर को स्पष्ट किया गया है। मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मौलिक अनुसंधान इसका उद्देश्य सर्वमान्य सत्यों की खोज कर ज्ञान में वृद्धि करना होता है। वहीं दूसरी ओर क्रियात्मक अनुसंधान इसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह विशेष की क्रियाओं में सुधार करना होता है। फिर है मौलिक अनुसंधान, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। वहीं दूसरी ओर है क्रियात्मक अनुसंधान, इसका क्षेत्र व्यक्ति अथवा समूह विशेष की क्रियाओं तक ही सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति द्वारा किया गया क्रियात्मक अनुसंधान अपने आधार पर होता है, परंतु जो मौलिक अनुसंधान है यह किसी बड़े कार्य के लिए या किसी खोज या किसी समस्या का विस्तृत रूप से समाधान करने के लिए होता है। फिर मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कर सकता है और क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं कार्यकर्ता करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में ही करते हैं। मौलिक अनुसंधान को अनुसंधान के पदों का स्पष्ट ज्ञान
अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान के जो पद है उनको कठोरता से पालन करना होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें अनुसंधान के पदों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, परंतु दोनों अपने अपने लिए एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। वही मौलिक अनुसंधान है, इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, और इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके परिणाम से हमें ज्ञान में, जो ये मौलिक अनुसंधान है, इसके परिणाम से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि हमें कुछ नई खोज देखने को मिलती है, किसी नई समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, और उससे हमारे ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। हमें कुछ नई चीजों को देखने का, समझने का, महत्व का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और मौका मिलता है। वही जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसके परिणामों से व्यक्ति अथवा समूह विशेष की क्रियाओं में सुधार होता है। ठीक है, फिर है मौलिक अनुसंधान, इसके परिणाम सामान्यतः अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, पर इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान, इसके परिणाम परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि ये हम अपने आधार पर करते हैं और इनमें हम कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर इसके द्वारा अंतिम है मौलिक अनुसंधान, इसके द्वारा खोजे गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग सर्वत्र किया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान में इसके परिणामों का प्रयोग दूसरी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दोनों में बहुत थोड़ा और अधिक दोनों रूप से अंतर पाया जाता है। अब है भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान इस युग की नई देन है और इसका सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जा रहा है। और आज विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और अपनी क्रियाओं के गुण दोष को परखें और उनमें सुधार के उपायों की भी खोज करें, और अपनी क्रियाओं के निरंतर सुधार करते हुए इन कार्यों को पूरी प्रक्रिया का नाम देते हुए क्रियात्मक अनुसंधान इनको कहा गया है। ठीक है, और विद्यालयों से संबंधित सभी समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में आती हैं, जैसे विद्यालय संगठन तथा व्यवस्था संबंधी क्रियाएं, छात्र संबंधी क्रियाएं, कक्षा शिक्षण संबंधी क्रियाएं, सहपाठ्यचारी क्रियाओं के आयोजन संबंधी क्रियाएं, यह सब क्रियात्मक शिक्षण अनुसंधान के अंतर्गत ही आती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।